आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में करना शुरू किया था। आज हम उसी में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है चिल्ड्रन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड ऑन। बाल जीवन बीमा की बात हमने पिछली वीडियो में की थी। बाल जीवन बीमा या चिल्ड्रन पॉलिसी, इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2006 को हुई थी। सर्विस और मैक्सिमम टर्न अराउंड टाइम, इशू ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर और इशू ऑफ पॉलिसी बॉन्ड। आप कोई भी पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी करते हैं, उसका एक्सेप्टेंस लेटर या पॉलिसी बॉन्ड जारी होने का समय क्या है? 15 दिन के भीतर होना चाहिए। सेटलमेंट ऑफ मेच्योरिटी एंड डेथ क्लेम, अगर आपने कोई भी पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी मेच्योरिटी सेटलमेंट के लिए भेजी है या डेथ क्लेम सेटलमेंट के लिए भेजी है, 30 दिन के भीतर में सेटल होनी चाहिए। सेटलमेंट विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ क्लेम, अगर डेथ क्लेम है साथ में इन्वेस्टिगेशन भी है, उसकी सेटलमेंट में के लिए मैक्सिमम 90 डेज का टाइम होता है। बट इज पीएलआई एंड आरपीएलआई, पीएलआई या फिर आरपीएलआई क्या चीज होती है? A contract entered into by the government to pay a given sum of money along with accrued bonus on maturity or on death of an individual to his nominee or higher. पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी क्या है? अ कंट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द गवर्नमेंट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। किसके द्वारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है? सरकार के द्वारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। किस चीज़ के बारे में? पे अ गिवन सम ऑफ मनी अलोंग विद अकड़ बोनस, कि आपको एक निश्चित राशि और उसके साथ बोनस दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? ऑन मैच्योरिटी, परिपक्वता की तारीख पर, या फिर अगर डेथ हो जाती है इंडिविजुअल की तो उसके नॉमिनियों को या उसके हायर को, इनके उसके जो भी कानूनी उत्तराधिकारी होंगे उनको दी जाएगी। तो पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी क्या चीज़ हो जाएगी? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो सरकार के द्वारा किया जाता है। किस चीज़ के बारे में? एक निश्चित राशि बोनस के साथ देने का कॉन्ट्रैक्ट है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और ये राशि बोनस के साथ कब दी जाती है? मैच्योरिटी के समय दी जाती है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी अलग अलग पॉलिसीज हैं वो मैच्योर कब होती हैं, तो मैच्योरिटी के समय, या फिर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी या हायर को एक राशि दी जाती है और साथ में बोनस दिया जाता है। उसके संबंध में सरकार के द्वारा किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी होता है। When did PLI और RPLI स्टार्ट? तो हमने पिछली वीडियो में किया था कि PLI या RPLI की शुरुआत कब हुई थी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 फरवरी 1884। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी। पिछली वीडियो में फिर इस चीज़ के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद इन 1894 PLI extended insurance cover to female employees at the time when no other insurance company covered female lives। उसके बाद 10 साल के बाद जब इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत के 10 साल के बाद पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को फीमेल एम्प्लॉइज जो पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की थी उनके लिए भी इसे बढ़ाया गया। और उस समय बढ़ाया गया जब देश में किसी और जीवन बीमा कंपनी के द्वारा महिलाओं के लिए बीमा नहीं दिया जाता था। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत 1 फरवरी 1884 को हुई थी, लेकिन तब सिर्फ पोस्टल एम्प्लॉइज़ के लिए वेलफेयर स्कीम के रूप में हुई थी। 1888 में इसे टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए बढ़ाया गया। 1894 में इसे पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की फीमेल एम्प्लॉइज़ के लिए भी बढ़ाया गया। और उस समय देश में किसी और बीमा कंपनी के द्वारा महिलाओं को इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता था। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 24 मार्च 1995। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत 24 मार्च 1995 को हुई थी। किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू एक्सटेंड इंश्योरेंस कवर टू पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन वीकर सेक्शंस एंड वुमेन वर्कर्स। तो किसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी? जो रूरल पॉपुलेशन है, ग्रामीण आबादी है, उसके लिए इसकी शुरुआत हुई थी ताकि जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग है या महिला कर्मचारी हैं, उनकी लाइफ को भी, जीवन से
जीवन बीमा सुरक्षा दी जा सके। तो इस तरह से रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई। बट आर दी एडवांटेजेस ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई पॉलिसीज। पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी लेने के क्या लाभ होते हैं? लो प्रीमियम, इसमें जो प्रीमियम का भुगतान आपके द्वारा किया जाता है वो बहुत ही कम रहता है, और इसमें आपको मिलने वाला बोनस या आप इंटरेस्ट कह सकते हैं वो क्या होता है? हाई होता है। कम प्रीमियम देना पड़ता है, ज़्यादा बोनस आपको मिलता है। इसी वजह से पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसीज अन्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा दी जाने वाली पॉलिसीज से अलग हो जाती है। कैन वन रिवाइव अ लैप्स्ड पॉलिसी? क्या कोई लैप्स हुई पॉलिसी को फिर से रिवाइव कर सकता है, फिर से चालू कर सकता है? अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी पॉलिसी लैप्स कब हो जाती है? हम कब मानेंगे कि कोई भी पॉलिसी लैप्स हो गई है? इफ़ द प्रीमियम आर नॉट पेड फॉर 6 मंथ्स, अगर किसी भी पॉलिसी के संबंध में आप 6 महीने तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं। इन केस ऑफ पॉलिसी विद इन 3 ईयर्स, लेकिन कौन सी पॉलिसी के मामले में? ऐसी पॉलिसी जिसके अभी 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी के अभी 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं और लगातार 6 महीने तक आप उसका प्रीमियम नहीं देते हैं, तो उस पॉलिसी को लैप्स हुआ माना जाएगा। या फिर 12 मंथ्स इन केस ऑफ पॉलिसी मोर देन 3 ईयर्स, एक पॉलिसी है जो 3 वर्ष से अधिक समय तक चल चुकी है, जिसने अपने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उस पॉलिसी के मामले में अगर लगातार 12 महीने का प्रीमियम आप नहीं देते हैं तो उस पॉलिसी को भी लैप्स हुआ मान लिया जाता है। लैप्स हुई पॉलिसी को आप फिर से रिवाइव कर सकते हैं। तो किसी भी पॉलिसी को लैप्स हुआ का माना जाएगा अगर कोई पॉलिसी के अभी 3 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं और लगातार 6 महीने तक आप उसके प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं, या कोई पॉलिसी जिसके 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और लगातार उसके लिए 12 महीने के प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं, तो उस पॉलिसी को लैप्स हुआ माना जाएगा। दिस नीड्स अ रिवाइवल टू मेक इट एक्टिव, और इस पॉलिसी को अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं, दोबारा से चालू करना चाहते हैं, तो इसको रिवाइव करना होगा। या कोई भी पॉलिसी को आप फिर से एक्टिव करना चाहते हैं, फिर से प्रीमियम का भुगतान देना चाहते हैं, इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए इसको रिवाइव करना होगा। रिवाइवल में भी ऑन एनी नंबर ऑफ ओकेजन्स ड्यूरिंग एंटायर टर्म ऑफ पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी को आप कितनी बार रिवाइव कर सकते हैं। रिवाइवल में भी ऑन एनी नंबर ऑफ ओकेजन्स, आप जितने मर्जी मौक़ों पे जितनी मर्जी बार किसी भी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। एक बार करिए चाहे 100 बार करिए, रिवाइव हो जाएगी। तो कोई भी पॉलिसी है अगर वो लैप्स हो जाती है, लैप्स कब होगी हमने यहाँ पे कर लिया, उसको आप फिर से रिवाइव कर सकते हैं अगर आप उसको एक्टिव करना चाहते हैं। कब कर सकते हैं? ड्यूरिंग एंटायर टर्म ऑफ दी पॉलिसी, पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप 20 वर्ष की एक पॉलिसी लेते हैं, तो 20 वर्ष की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 20 वर्ष की अवधि के दौरान आप इसको जितनी मर्जी बार चाहें रिवाइव कर सकते हैं। Provided a period of consecutive 5 years should not have passed from date of first unpaid premium, लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने पहला प्रीमियम नहीं दिया उस तारीख से लगातार 5 वर्ष बीत ना जाए। अगर 5 वर्ष बीत जाएंगे तो आप इसको रिवाइव नहीं कर पाएंगे। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है कौन सी पॉलिसीज के ऊपर लागू होगी? रिस्ट्रिक्शन ऑफ 5 years इज एप्लीकेबल ऑन दी पॉलिसीज इशूड आफ्टर 20th of September 2019, 20/9/2019 के बाद जो भी पॉलिसीज लागू हुई या जो भी पॉलिसीज जारी हुई उनके ऊपर ये 5 वर्ष वाली रिस्ट्रिक्शन लागू होती है कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है, लैप्स होने वाली पॉलिसी को अगर आप रिवाइव करना चाहते हैं तो रिवाइव आपको कब से करना होगा? जब आपने पहला प्रीमियम नहीं दिया। पहला प्रीमियम नहीं दिया उस तारीख से 5 वर्ष के भीतर आप इसको रिवाइव कर सकते हैं।
5 वर्ष के बाद ये रिवाइव नहीं होगी। After credit of due premium with interest at the rate 12% per annum and a good health certificate, the policy can be revived. अब इसको रिवाइव कैसे कर सकते हैं? आपने ड्यू प्रीमियम का भुगतान किया, कैसे किया? जो भी आपका ड्यू प्रीमियम था उसके ऊपर 12% प्रति वर्ष की दर से इंटरेस्ट लगेगा। ये दोनों चीज़ों का भुगतान करना होगा, ड्यू प्रीमियम का और साथ में उसके ऊपर बनने वाले इंटरेस्ट का भुगतान आपको करना होगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, 12% पर एनम ड्यू प्रीमियम के ऊपर। एक हम आगे करेंगे, लोन अगर आप लेते हैं उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो अलग है, लेकिन जो ड्यू प्रीमियम है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो अलग आ जाएगा। तो ड्यू प्रीमियम का जो भी बनता है वो अमाउंट, साथ में उसके ऊपर 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा और साथ में एक गुड हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा। ये चीज़ें देने के बाद आप पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। रिवाइवल अमाउंट में बी पेड इन वन लम सम और इन कन्वीनियंट इंस्टॉलमेंट्स नॉट एक्सीडिंग 12 इंस्टॉलमेंट्स। अब ये जो आप प्रीमियम का भुगतान करेंगे, मान लीजिए आपने 4 वर्षों तक प्रीमियम नहीं दिया और प्रीमियम बन जाता है आपका 2 लाख रुपए। अब अगर आप पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए का भुगतान आपको करना है और साथ में इंटरेस्ट भी देना है 12% पर एनुम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप सक्षम नहीं है कि 2 लाख रुपए एक साथ दे सकें, आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगी? आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट उसकी बनेगी, उससे ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी। तो रिवाइवल अमाउंट आप एक बार में भी दे सकते हैं, कन्वीनियंट इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स मैक्सिमम 12 हो सकती हैं, 12 किश्तें मैक्सिमम आप दे सकते हैं। बट हैपन्स इफ वन फॉरगेट्स टू पे वंस प्रीमियम इन अ मंथ। अब मेरी तरह अगर कोई भुलक्कड़ है, उसने प्रीमियम का भुगतान करना था लेकिन उसको याद नहीं रहा, तो वो कैसे उस प्रीमियम का भुगतान करेगा? वन कैन पे द प्रीमियम इन दी सब्सिक्वेंट मंथ। अगर आप इस महीने प्रीमियम का भुगतान करना भूल जाते हैं तो आप अगले महीने में प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। कैसे? बाई पेइंग अ मिनिमम फाइन ऑफ 1% ऑफ प्रीमियम अमाउंट पर मंथ। पर मंथ का आपका जो प्रीमियम बनता है उसके ऊपर 1% का जुर्माना लगेगा। कि अगर आप मान लीजिए क्या है 100 रुपये का प्रीमियम देते हैं तो इसके ऊपर 1 रुपया जुर्माना आपसे लिया जाएगा। इस तरह से आप अपने भूले हुए प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। अगर आपने इस महीने अपना प्रीमियम जो देना था वो देना आप भूल जाते हैं, अगले महीने आप प्रीमियम दे सकते हैं। इसके ऊपर मिनिमम, ये मिनिमम की बात की है, मिनिमम फाइन लगेगा कितना? जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम के ऊपर 1% का भुगतान करना होगा। इज इनकम टैक्स रिबेट एडमिसिबल फॉर PLI पॉलिसीज? क्या PLI पॉलिसी लेने पर आपको आयकर छूट मिलती है? इनकम टैक्स रिबेट इज अवेलेबल अंडर दी सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आयकर छूट उपलब्ध होती है। तो इसमें आपको क्या मिल जाती है? इनकम टैक्स रिबेट मिल जाती है। When is the medical examination of proposer mandatory? कोई भी PLI RPLI पॉलिसी लेना चाहता है, चिकित्सा जांच कब अनिवार्य हो जाती है? और PLI पॉलिसी अप टू 2 लाख ऑफ सम एश्योर्ड विल बी नॉन मेडिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी व्यक्ति PLI पॉलिसी लेता है, 2 लाख रुपए का अगर सम एश्योर्ड है या इससे कम है, तो ये पॉलिसी नॉन मेडिकल हो सकती है। इनके इसमें चिकित्सा जांच के बिना भी आप पॉलिसी ले सकते हैं और एज में कोई भी एज हो सकती है। यहाँ पे एज का कोई भी फैक्ट नहीं रहेगा, आप किसी भी एज तक ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो एज के ऊपर ध्यान दिए बिना 2 लाख रुपए की PLI पॉलिसी आप ले सकते हैं नॉन मेडिकल के रूप में। फर्दर, मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ पॉलिसी अप टू 5 लाख इन PLI फॉर एज ऑफ प्रपोजर नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। इसके अलावा आप 5 लाख रुपए तक की भी PLI पॉलिसी नॉन मेडिकल पॉलिसी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन प्रस्तावक की आयु 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अप टू 1 लाख इन आरपीएलआई फॉर एज ऑफ प्रपोजर नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। और अगर हम बात करें आरपीएलआई की, तो आरपीएलआई पॉलिसी आप 1 लाख रुपए तक बिना मेडिकल जांच करवाए ले सकते हैं, लेकिन इसमें एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसीज। और बाकी अगर आप इससे ज़्यादा का समय श्योर वाली पॉलिसी लेते हैं तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन अनिवार्य हो जाएगी। तो जब भी आप पीएलआई पॉलिसी लेते हैं, 2 लाख रुपए की पीएलआई पॉलिसी किसी भी एज तक नॉन मेडिकल पॉलिसी के रूप में ली जा सकती है, यानी कि बिना किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के ली जा सकती है। अगर आप 5 लाख रुपए तक की पीएलआई पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इसमें भी आप नॉन मेडिकल पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें आरपीएलआई की, तो आरपीएलआई की पॉलिसी ली जा सकती है 1 लाख रुपए तक, लेकिन एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी आरपीएलआई या पीएलआई पॉलिसीज़ के मामले में अगर इससे ज़्यादा समय शॉर्ट रहेगा तो मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी हो जाएगी। बट आर दी बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल पॉलिसी। अगर कोई भी व्यक्ति मेडिकल पॉलिसी लेता है तो उसके क्या लाभ होते हैं? इट इज़ ऑलवेज बेटर एंड सेफ टू गो फॉर मेडिकल पॉलिसी। अगर आप मेडिकल पॉलिसी लेते हैं तो ये हमेशा ही सही है, सुरक्षित है, बेहतर होता है। नॉन मेडिकल पॉलिसी अट्रैक्ट्स डिडक्शन ऑफ साइजेबल परसेंटेज ऑफ डेथ क्लेम अमाउंट्स इफ पॉलिसी होल्डर डाइज विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिसी। अगर नॉन मेडिकल पॉलिसी ली है तो नॉन मेडिकल पॉलिसी लेने से क्या नुकसान होता है? अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी लेने के 3 वर्ष के भीतर हो जाती है, जब पॉलिसी एक्सेप्ट हुई डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से 3 वर्ष के भीतर पॉलिसी होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो भी आपको क्या मिलेगा, उसमें क्लेम मिलेगा। जो भी डेथ क्लेम अमाउंट होगा उसका एक बड़ा हिस्सा कटौती योग्य हो जाएगा। अगर आपने मेडिकल पॉलिसी ली है तो डेथ क्लेम अमाउंट नहीं कटता है, नॉन मेडिकल पॉलिसी ली है तो इसका एक बड़ा हिस्सा कट जाता है। तो इसका फ़ायदा यही है कि आपको हमेशा मेडिकल पॉलिसी लेनी चाहिए। हु आर एलिजिबल फॉर पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसीज। पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी कौन ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो पीएलआई पॉलिसी जो है किसके लिए है? जितने भी परमानेंट और टेम्परेरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो टेम्परेरी हैं चाहे परमानेंट हैं। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ले सकते हैं। गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं, ठीक है, उनमें काम करने वाले नेशनलाइज्ड बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सब्सिडायरी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, डिफेंस पर्सनल, सेना में काम करने वाले, चाहे वो आर्मी में हैं, नेवी, एयरफोर्स में हैं। फिर उसके बाद है पर्सनल ऑफ पैरा मिलिट्री फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में काम करने वाले हैं, चाहे वो असम राइफल में है, आईटीबीपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, बीएसएफ या सीआरपीएफ में है। रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, रीजनल रूरल बैंक, परमानेंट टेम्परेरी सर्वेंट्स ऑफ लोकल बॉडीज पेड फ्रॉम लोकल फंड एज डिफाइंड इन फंडामेंटल रूल 914। उसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा? स्थानीय निकायों के स्थायी और अस्थायी कर्मचारी जिन्हें मूल नियम 914 में परिभाषित अनुसार स्थानीय निधि से भुगतान किया जाता है, वो भी पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, ये पूछे जाते हैं। और परमानेंट एंड टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सभी ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड वर्क चार्ज एम्प्लॉयज़ इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हुज पे इज रेगुलेटेड अंडर द फंडामेंटल रूल्स। डाक विभाग और दूरसंचार विभाग में औद्योगिक और कार्यभारित कर्मचारी जिनका
वेतन मौलिक नियमों के तहत विनियमित होता है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ऑल परमानेंट एंड टेम्परेरी एम्प्लॉइज ऑफ ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाई स्टिपुलेटेड रूल्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के निर्धारित नियमों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय के सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचारी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। किसमें? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में। फिर है मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज इंक्लूडिंग दोज होल्डिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन। ऐसे डिफेंस सर्विस के मेंबर जिनके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन है या एक्सटेंडेड सर्विस कमीशन है या अदर काइंड ऑफ नॉन परमानेंट कमीशन है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। एम्प्लॉइज एंगेज्ड और अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेबल। क्या उसके बाद अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉइज़ को एंगेज या अपॉइंट किया जाता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा तो वहाँ पे भी ये हिस्सा ले सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉइज ऑफ जॉइंट वेंचर इन विच सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स हैव मिनिमम होल्डिंग ऑफ 10%। संयुक्त उद्यमों के कर्मचारी जिनमें केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीय बैंक की न्यूनतम 10% हिस्सेदारी हो वो एम्प्लॉयज़ भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो बाकी आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, ये या सभी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और अगर हम बात करें आरपीएलआई की, बेनिफिट्स ऑफ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज अवेलेबल टू ऑल पीपल रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों के लिए रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध है, चाहे वो कोई सा भी व्यवसाय करते हों। नेक्स्ट आते हैं, हैज डिक्लेरेशन ऑफ प्रपोजल फॉर्म अबाउट फिटनेस और मेडिकल हिस्ट्री एनी वेयरिंग ऑन दी पॉलिसी। क्या प्रस्तावक फोरम पर फिटनेस और मेडिकल इतिहास के बारे में घोषणा का पॉलिसी पर कोई भी असर पड़ता है? अगर आपने पीएलआई या आरपीएलआई का फॉर्म भरा होगा तो उसमें देखा होगा फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत सारे कॉलम बने होते हैं। क्या पहले बीमार थे, क्या अब बीमार हैं, क्या फ्यूचर में बीमार होंगे, बहुत सारे कॉलम बने होते हैं। तो उसके ऊपर आपने बिल्कुल सही से मेंशन करना होता है, आपको बिल्कुल सही बताना है कि फिटनेस या मेडिकल आपका इतिहास कैसा है। यस, इट इज always safe and secure to declare truthfully about one's health condition, elements और फैमिली हिस्ट्री while taking a policy। जब भी कोई पॉलिसी लेता है उसे अपनी स्वास्थ्य स्थिति, बीमारियों या पारिवारिक इतिहास के बारे में सच्चाई से घोषणा करना हमेशा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन कैन कन्वर्शन ऑफ अ पॉलिसी बी डन। किसी भी पॉलिसी को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? तो हमने पिछली वीडियो में जैसे किया था कि कोई भी पॉलिसी है, अगर आप होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या आप कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है, आप उसको एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कन्वर्शन का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। Conversion of PLI or RPLI policy means alteration affecting the date of maturity of contract of insurance। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ऐसी कन्वर्शन भी आ जाएगी जिसमें आप डेट ऑफ मैच्योरिटी को भी चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ मैच्योरिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने चूज़ किया एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में कि मुझे 50 वर्ष की आयु में मैच्योरिटी चाहिए, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको चेंज कर सकते हैं 45 ईयर तक, आप इसको चेंज कर सकते हैं 55 ईयर तक, या अन्य कोई मैच्योरिटी डेट भी निर्धारित कर सकते हैं। एंड इंक्लूड्स नॉट ओनली अल्टरेशन ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस टू एंडोमेंट इंश्योरेंस। इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि आप इसको होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसको एंडोमेंट इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें अल्टरेशन हो सकती है। आल्सो ऑन डेटिंग और पोस्ट डेटिंग of the maturity of an endowment assurance policy and consequent increase or decrease of premium। तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आपने एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी ली उसमें डेट ऑफ मैच्योरिटी को चेंज कर सकते हैं। आप उसको पहले भी मैच्योर करवा सकते हैं, आप उसको बाद में भी मैच्योर करवा सकते हैं, और इस वजह से क्या होगा, आपका प्रीमियम भी चेंज हो जाएगा, प्रीमियम भी घट सकता है, प्रीमियम बढ़ भी सकता है। तो किसी भी आरपीएलआई पॉलिसी या पीएलआई पॉलिसी को कन्वर्ट किया जा सकता है, वो हमने पिछली वीडियो में किया था। इवन कि आप क्या कर सकते हैं, मैच्योरिटी डेट को भी चेंज कर सकते हैं। आप पहले भी ले सकते हैं मैच्योरिटी, आप बाद में भी ले सकते हैं। इस वजह से आप उसके प्रीमियम को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं।
If one spouse is eligible for taking PLI but the other is not, is there any scheme in PLI for both? यदि पति और पत्नी में से एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए पात्र है लेकिन दूसरा नहीं है, तो क्या दोनों के लिए पीएलआई में कोई योजना है? बिल्कुल है। पिछली वीडियो में हमने युगल सुरक्षा जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में किया था। वी हैव युगल सुरक्षा स्कीम अंडर विच बोथ कैन जॉइंटली गेट अ पॉलिसी एंड गेट देयर लाइव्स इंश्योर्ड ऑन पेमेंट ऑफ पेइंग अ लिटिल मोर प्रीमियम। तो हमारे पास युगल सुरक्षा जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें क्या कर सकते हैं, दोनों में से पति या पत्नी में से अगर एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए पात्र है तो दोनों ही उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, सिंगल प्रीमियम के साथ दोनों की लाइफ को इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, लेकिन इसमें प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इज अ नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल इन आरपीएलआई और पीएलआई? क्या पीएलआई या आरपीएलआई में कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी है? क्या आप नॉमिनी बना सकते हैं? यस, नॉमिनेशन कैन बी मेड फॉर 3 पर्सन्स। नॉमिनी तो बना सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को? 3 लोगों को। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। A policy holder is advised to nominate a person to whom the sum assured shall become payable in the event of his death. पॉलिसी होल्डर या बीमा धारक को ये सलाह दी जाती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना नॉमिनेशन दें या अपना नॉमिनी बनाएं, अगर आपकी मृत्यु होती है तो जो भी सम एश्योर्ड होगा, जो भी बोनस होगा, एटलीस्ट वो उस व्यक्ति को दिया जा सके जिसको आप नॉमिनेट करेंगे। So as to save his legal hires the travel and expense of obtaining legal टाइटल और टू सम पेएबल अंडर दी पॉलिसी। क्योंकि अगर उसने नॉमिनी नहीं बनाया है तो बाद में उसके जितने भी कानूनी उत्तराधिकारी होंगे उन सभी को मुश्किल होगी। ठीक है, उन सभी को क्या करना पड़ेगा? उन सभी को उसकी देय राशि प्राप्त करने के लिए परेशानी होगी और खर्च भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट बनते हैं, समय लगता है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए बीमा धारक को ये सलाह दी जाती है कि आप क्या करें, एक ऐसे व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना लें या 3 व्यक्तियों को अपना नॉमिनी बना लें। अगर आपकी मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उस बीमा राशि का भुगतान उन नॉमिनीज को किया जा सके। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके जितने भी लीगल हायर होंगे, जितने भी कानूनी उत्तराधिकारी होंगे, उन सभी को फिर इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर वो हिस्सा नहीं लेंगे तो उनको एफिडेविट बनाने पड़ते हैं। वो प्रोसीजर हमें पता है, पोस्ट ऑफिस में होता रहता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन्हें नॉमिनी ज़रूर बना लेना चाहिए। इफ़ ऑल नॉमिनीज डाई बिफोर द पॉलिसी मैच्योर्स फॉर पेमेंट। ठीक है, अगर अभी पॉलिसी मैच्योर नहीं है, उससे पहले नॉमिनी चला जाता है, नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की हो गई तो नॉमिनी को मिलेंगे। अगर नॉमिनी नहीं बनाया है तो लीगल हायर्स को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसने जो नॉमिनी बनाए हैं उनकी डेथ हो जाती है, अमाउंट सिक्योर्ड बाय द पॉलिसी शैल बी पेएबल टू पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर या बीमा धारक को, क्या बीमा धारक जीवित है, सिर्फ नॉमिनी की मृत्यु हुई है, ऐसी स्थिति में जो भी सम एश्योर्ड रहेगा वो किसको मिलेगा? पॉलिसी धारक को मिलेगा। अब मान लीजिए अगर पॉलिसी धारक की भी मृत्यु हो गई है, हिज हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो किसको मिलेगी? तो ये मिलेगी उसके उत्तराधिकारी या कानूनी प्रतिनिधियों को ऑन बेसिस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट एज द केस में भी। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और उसके आधार पर उसके उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों को सम एश्योर्ड और बोनस दिया जाएगा। व्हेन कैन असाइनमेंट ऑफ अ पॉलिसी बी मेड? पॉलिसी का समुन्देशन कब किया जा सकता है? अब ये असाइनमेंट क्या चीज़ होती है? आपने मान लीजिए पॉलिसी ली, आपने पॉलिसी ली और बाद में आप उस पॉलिसी का कानूनी उत्तराधिकार किसी और को देना चाहते हैं। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली, आपने 10 वर्ष की पॉलिसी ली है, 10 वर्ष आपके पूरे होने वाले हैं और आप क्या करना चाहते हैं? किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं वो पॉलिसी, जैसे आप मुझे गिफ्ट कर सकते हैं। तो आपने पॉलिसी ली और उस पॉलिसी का कानूनी उत्तराधिकार आप किसी और को देना चाहते हैं, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को या किसी और को देना चाहते हैं, उसको हम कहेंगे पॉलिसी असाइनमेंट। कि हम पॉलिसी को असाइन कर सकते हैं
किसी दूसरे व्यक्ति को। पॉलिसीज में बी असाइंड बाई पॉलिसी होल्डर आइदर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए दिया जा सकता है, लोन अगेंस्ट पॉलिसी। अब मान लीजिए आपने लोन ले रखा है, आप उसको दूसरे को सौंपना चाहते हैं और दूसरा उस पॉलिसी को लेना चाहता है तो ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। तो पॉलिसी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को असाइन की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं, इज लोन फैसिलिटी अवेलेबल, क्या ऋण सुविधा उपलब्ध होती है। लोन में भी टेकन अगेंस्ट, किसी भी पॉलिसी में हमने 6 प्रकार की पॉलिसीज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की थी, 6 प्रकार की पॉलिसीज हमने रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की थी। तो लोन कैसे मिलेगा, होल लाइफ इंश्योरेंस एंड कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years। अगर हम बात करें होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की या कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, इनके ऊपर लोन कब मिलता है, पॉलिसी लेने के 4 वर्ष पूरे होने के बाद इनके ऊपर आपको लोन मिल सकता है। और अगर हम बात करें ईए एंडोवेंट एश्योरेंस और बाईएस क्या हो जाएगा, युगल सुरक्षा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years। अब देखो एंडोवेंट एश्योरेंस और आपकी युगल सुरक्षा पॉलिसीज दोनों सेम है, इनमें आपको बोनस सेम मिलता है ना, इसमें आपको जो सरेंडर है वो सेम मिल जाएगा, इसमें जो लोन है वो सेम डेट पे मिलता है, एक जैसे इसमें फैसिलिटीज हैं। तो एंडोवेंट एश्योरेंस और युगल सुरक्षा पॉलिसीज में जो आपको लोन मिलेगा वो 3 वर्ष पूरे होने के बाद मिल सकता है। लोन इज नॉट अवेलेबल इन एंटीसिपेटेड एंडोवेंट एश्योरेंस एंड चिल्ड्रन पॉलिसी। कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनमें आपको लोन नहीं मिलता है, कौन कौन सी है, एंटीसिपेटेड एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी और बाल जीवन बीमा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समय समय पर रिटर्न मिलती है, वो हमने पिछली वीडियो में किया था। बाल जीवन बीमा पॉलिसी, इन 2 पॉलिसीज में आपको लोन मिलेगा, ना इनमें सरेंडर फैसिलिटी होती है। Loan entitlement is calculated on a prefixed proportion of the surrender value। ऋण पात्रता, कि आप कितना ऋण ले सकते हैं, उसकी गणना सरेंडर मूल्य के एक पूर्व निर्धारित अनुपात पर की जाती है। इंटरेस्ट की बात करें, जैसे हमने ऊपर इंटरेस्ट किया, कौन से इंटरेस्ट की बात की हमने, कि जैसे आप ड्यू प्रीमियम है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम बात करें लोन आपने लिया है उसके ऊपर कैसे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनुम इज कैलकुलेटेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है। फर्दर इंटरेस्ट इज पेएबल वंस इन 6 मंथ, और इंटरेस्ट जो आपको देना होगा, ब्याज जो देना होगा 6 महीने में एक बार देना होगा। कैन वन कंटिन्यू द पॉलिसी इफ वन क्विट्स दी सर्विस, अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है तो क्या फिर वो पॉलिसी को जारी रख सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या ऐसा एम्प्लॉई है जो पीएलआई पॉलिसी ले सकता है, उसने पीएलआई पॉलिसी ली, बाद में वो नौकरी छोड़ देता है, तो क्या वो अपनी पॉलिसी को आगे जारी रख पाएगा। वन कैन कंटिन्यू द पॉलिसी बाई मेकिंग पेमेंट एट एनी ऑफ द पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री और थ्रू ऑनलाइन मोड, तो वो व्यक्ति पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकता है, देश के किसी भी डाकघर से प्रीमियम का भुगतान कर सकता है या ऑनलाइन माध्यम से भी भुगतान करके इसको जारी रख सकता है। हाउ कैन पॉलिसी होल्डर पे प्रीमियम, पॉलिसी धारक प्रीमियम का भुगतान कैसे कर सकता है, क्या क्या उसके पास ऑप्शन रहती हैं। पीएलआई एंड आरपीएलआई पॉलिसी होल्डर्स कैन पे देयर प्रीमियम एट एनी पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी धारक देश भर में किसी भी डाकघर से अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी धारक देश भर के किसी भी डाकघर से अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉइज रिकवरी ऑफ प्रीमियम फ्रॉम सैलरी इज पॉसिबल, अगर कोई भी वेतन भोगी यानी कि कोई भी नौकरी करता है उसको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी से भी प्रीमियम की वसूली संभव है, यानी कि वो उसमें ऑटो लगा सकता है कि मेरी जो भी प्रीमियम का भुगतान है मेरी सैलरी से होगा। अल्टरनेटिवली उसके साथ साथ और क्या उसको माध्यम मिल सकते हैं। प्रीमियम में आल्सो भी मेड ऑनलाइन एट दी कस्टमर पोर्टल, कस्टमर पोर्टल से भी ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है, जैसे pli.indiapost.gov.in है या कस्टमर पोर्टल है या ps.login.action है, या फिर इसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, वॉलेट का, भीम यूपीआई या नेट बैंकिंग का यूज़ करके आप प्रीमियम का भुगतान कर पाएंगे इन सभी पोर्टल्स के ऊपर।
Customer portal offers a convenient anytime and any premium payment option to policy holder. कस्टमर पोर्टल की अगर बात करें तो कस्टमर पोर्टल में क्या रहता है, एक सुविधाजनक आपको सुविधाजनक तरीका दिया जाता है प्रीमियम देने का कहीं भी और कभी भी, जिसमें क्या रहता है पॉलिसी होल्डर एक देख सकता है अपनी पॉलिसी के स्टेटस को कि मेरी पॉलिसी रियल टाइम में वर्तमान में उसके ऊपर किस तरह से और क्या क्या चल रहा है। इज रिवेट अलाउड इन PLI और RPLI प्रीमियम पेमेंट। अब आप RPLI या PLI प्रीमियम का जो भुगतान करते हैं क्या उसके ऊपर आपको कोई छूट भी दी जाती है। एडमिसिबल रिवेट एट द रेट 1% एंड 2% शैल बी गिवन फॉर 6 months and 12 months और मोर एडवांस डिपॉजिट्स इन PLI रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर आप 6 महीने या 12 महीने के प्रीमियम का भुगतान या 12 महीने से ज़्यादा के प्रीमियम का भुगतान करते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, तो आपको इसमें रिवेट मिलता है 1% का और 2% का। तो आप क्या करते हैं, PLI पॉलिसी के लिए एक बार में 6 महीने के प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं तो 1% का रिवेट मिलेगा। अगर आप 12 महीने के प्रीमियम या 12 महीने से ज़्यादा के प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको 2% का रिवेट मिलेगा। एडमिसिबल रिवेट एट द रेट 0.5%, 1% एंड 2% शैल बी गिवन फॉर 3 months, 6 months एंड 12 months और मोर एडवांस डिपॉजिट्स इन RPLI रिस्पेक्टिवली। अगर हम RPLI या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें उसमें भी आपको रिवेट मिलता है। उसमें अगर आप 3 महीने का या 6 महीने का या 12 महीने के प्रीमियम का भुगतान एक साथ करते हैं तो रिवेट मिलेगा। 3 महीने के प्रीमियम का एक साथ भुगतान करने पर 0.5% का रिवेट, 6 महीने के प्रीमियम का एक साथ भुगतान करने पर 1% का रिवेट और 12 महीने के प्रीमियम का एक साथ भुगतान करने पर 2% का रिवेट मिलता है। PLI में आपको 3 महीने के लिए रिवेट नहीं मिलेगा, 6 और 12 महीने के लिए मिलेगा और RPLI में 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के एडवांस डिपॉजिट पर आपको रिवेट दिया जाता है। In addition, for every rupees 20,000 sum assured, a rebate of rupees 1 is allowed every month in endowment assurance, whole life assurance, anticipated endowment assurance policies। इसके अलावा EAWLA और AEA पॉलिसियों में प्रत्येक 20,000 रुपये की बीमा राशि के लिए हर महीने 1 रुपये की छूट की अनुमति रहेगी। नेक्स्ट होते हैं, बट विल बी द सरेंडर वैल्यू ऑफ PLI और RPLI पॉलिसी। PLI या RPLI पॉलिसी का समर्पण मूल्य क्या होगा। सरेंडर फैसिलिटीज अवेलेबल आफ्टर 3 years इन केस ऑफ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोवेट एश्योरेंस पॉलिसी, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड युगल सुरक्षा पॉलिसीज। आप इन सभी पॉलिसीज़ को सरेंडर कर सकते हैं। आपने पॉलिसी ली उसको सरेंडर कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, पॉलिसी लेने के 3 वर्षों के बाद। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और युगल सुरक्षा पॉलिसी, इन सब पॉलिसीज़ को लेने के 3 वर्ष के बाद आप इनको सरेंडर कर सकते हैं। नो सरेंडर फैसिलिटी इज अवेलेबल इन केस ऑफ एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस और चिल्ड्रन पॉलिसी। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, ना तो इन पॉलिसीज़ के ऊपर आपको लोन मिलता है और ना ही आप इनको सरेंडर कर सकते हैं। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस और चिल्ड्रन पॉलिसी में सरेंडर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। सरेंडर वैल्यू डिपेंड्स अपॉन सरेंडर फैक्टर, टाइप और टर्म ऑफ पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू क्या रहेगी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, स्टैंडर्ड फैक्टर, सरेंडर फैक्टर कि क्यों आपने उसको सरेंडर किया, उसका टाइप क्या है और टर्म क्या है, पॉलिसीज़ की, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सरेंडरिंग एनी पॉलिसीज ऑलवेज अ लॉस। किसी भी पॉलिसी को अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो हमेशा नुकसानदायक होता है। बोनस ऑन रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड इज पेड ओनली इफ द पॉलिसी इज सरेंडर्ड आफ्टर 3 years। अगर आप 3 वर्ष के बाद पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं लेकिन 5 वर्ष से पहले कर देते हैं तो बोनस नहीं मिलेगा। अगर आप पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के बाद उसको सरेंडर कर रहे हैं तो आपको बोनस मिलेगा। लेकिन कैसे, रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग, जितना भी टर्म हुआ है पॉलिसी का उसके अनुसार जो सम एश्योर्ड बनेगा उसके अनुसार आपको उसके प्रपोर्शन में बोनस दिया जाएगा।
कैन एन अपील बी प्रेफर्ड अगेंस्ट सेक्शन ऑफ डेथ क्लेम इन पीएलआई और आरपीएलआई? क्या पीएलआई या आरपीएलआई में मृत्यु दावे की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। एन अपील मे बी प्रेफर्ड बाय द क्लेमेंट अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ डेथ क्लेम टू द नेक्स्ट हाई अथॉरिटी इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। बिल्कुल, मृत्यु दावे की अस्वीकृति के विरुद्ध, ठीक है, कोई भी डेथ क्लेम है उसको रिजेक्ट अगर कर दिया जाता है तो उसके दावेदार द्वारा डाक विभाग में अगले उच्च अधिकारी के समक्ष अपील उस चीज के बारे में की जा सकती है। हाउ कैन अ पॉलिसी होल्डर अपडेट हर और हिज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी? कोई पॉलिसी धारक पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे अपडेट कर सकता है? पॉलिसी होल्डर कैन कॉल ऑन टोल फ्री नंबर 1800-266-868 to add or delete his or her mobile number and email ID in PLI or RPLI policy, or can contact the nearest post office for updation. पॉलिसी धारक पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी में अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को जोड़ने के लिए या हटाने के लिए इस टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी पॉलिसी के साथ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को ऐड करना चाहता है या डिलीट करना चाहता है 1800-266-868 के ऊपर वो कॉल कर सकता है, या फिर अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में इस चीज़ के बारे में कांटेक्ट कर सकता है कि मुझे ऐसा करना है। अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इन द रिकॉर्ड विल फर्दर हेल्प द पॉलिसी होल्डर। अगर रिकॉर्ड में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट होता है तो इससे पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को एक्सेस कर सकता है और प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं, will the policy holder be required to place any request in case of voluntary retirement, resignation or retirement to pay their future premium in cash if their current mode of payment is pay recovery? अब मान लीजिए क्या हुआ, कोई सैलरी वाला या वेतन भोगी वाला व्यक्ति था, उसने पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसने क्या किया, अपनी सैलरी से प्रीमियम कट करने की सुविधा ली, लेकिन बाद में वो क्या करता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, रेजिग्नेशन ले लेता है या रिटायर हो जाता है। अब उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो प्रीमियम का भुगतान वो कैसे करेगा? पहले तो उसकी सैलरी से कट होता था, बाद में वो अपने प्रीमियम भुगतान को कैश में कन्वर्ट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। द पॉलिसी होल्डर विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग फॉर चेंज द मोड ऑफ पेमेंट। इसके लिए पॉलिसी धारक को एक लिखित में अनुरोध देना होगा कि मुझे मोड ऑफ पेमेंट चेंज करना है प्रीमियम का, कि प्रीमियम का भुगतान मैं पहले सैलरी के माध्यम से करता था, मेरी सैलरी से कट जाता था, लेकिन अब उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ कैश में, तो अपने पोस्ट ऑफिस या सीपीसी में इस चीज़ के बारे में रिटर्न रिक्वेस्ट उसके द्वारा दी जा सकती है। Can the due premium along with the default fees be deposited by an online customer portal if the policy status is void, inactive or lapse? यदि पॉलिसी की स्थिति शून्य, निष्क्रिय या व्यपगत है, कोई पॉलिसी है वो अमान्य है, इनएक्टिव या लैप्स हो चुकी है, तो दे प्रीमियम, जो भी ड्यू प्रीमियम है, क्या उसका भुगतान ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। ड्यू प्रीमियम अलोंग विद डिफॉल्ट फीस कैन बी डिपोजिटेड बाय ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल इफ द पॉलिसी स्टेटस इज वॉइड और इनएक्टिव। अगर किसी भी पॉलिसी का स्टेटस वॉइड या इनएक्टिव है तो उस पॉलिसी के लिए ड्यू प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। However, for the lapsed policy, अगर कोई लैप्स पॉलिसी है, रिवाइवल फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंडिया पोस्ट वेबसाइट। तो इंडिया पोस्ट वेबसाइट से आप रिवाइवल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं एंड रिवाइवल कोड फॉर दी पॉलिसी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम कस्टमर पोर्टल, और कस्टमर पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं, रिवाइवल कोड को जनरेट कर सकते हैं और फिर पॉलिसी धारक अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या सीपीसी में आगे की हेल्प के लिए जा सकता है।
कैन दी रीपेमेंट ऑफ लोन बी मेड वाया ऑनलाइन मोड थ्रू कस्टमर पोर्टल, क्या ऋण का पुनर्भुगतान ग्राहक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आपने पॉलिसी के ऊपर ऋण लिया है, ऋण का भुगतान या रीपेमेंट आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर सकते हैं, कस्टमर पोर्टल का यूज कर सकते हैं। इफ द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम हैज चूजन एज कैश और चेक while purchasing the policy, does policy holder need to give any written application for making the premium payment through online mode? आपने पहले जब पॉलिसी ली तो वहाँ पे ऑप्शन दी कि मैं कैश या चेक के माध्यम से इसका भुगतान करूँगा, तो बाद में क्या आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से उसका भुगतान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी रिटर्न एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? नोट रिक्वायर्ड। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात किया, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। एग्ज़ाम से पहले इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बोनस रेट, इसके अलावा और भी सर्विसेज जो आपको इसमें मिलती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एग्ज़ाम से पहले क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, उनको अभी करेंगे, बाद में कुछ चेंज हो जाएगा, फिर कन्फ्यूज़न रहती है, तो इसलिए हम उनको बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बुक ले सकते हैं। धन्यवाद।